हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं सचिन गुप्ता आपका अनअकैडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आपके साथ एक सेशन कंडक्ट कर रहा हूं जिसके अंदर हम लोग आपके साथ पेपर डिस्कस करेंगे दिसंबर 21 का SCMPE CA फाइनल ग्रुप 2। शुरू करने से पहले मैं आपको अपने एक अपकमिंग बैच के बारे में बताना चाहता हूं। हमारा जो बैच है वो है योद्धा। द नेम ऑफ द बैच इज योद्धा CA फाइनल। ये मई 22 नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए है और ये जो बैच है ये हम 22 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 22 ऑफ दिसंबर। इस बैच में आप देखिए टॉप एजुकेटर्स क्लासेस ले रहे हैं। DT सतीश मंगल सर लेंगे, IDT महेश सर और SCMP कॉस्टिंग यानी कि मैं सचिन गुप्ता। हमारी क्लासेस लाइव रहेंगी। अगर आप चाहें तो कोई रीजन से नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। व्यूज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारे यहाँ पर। मल्टीपल एजुकेटर्स मिलते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स, डाउट सॉल्विंग सेशन है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सीरीज। आप हमारे पास्ट रिजल्ट्स को देख सकते हैं, फुल ऑफ रैंक होल्डर्स। सब्सक्रिप्शन 3, 6, 12, 24, 36 मंथ्स का। मैं एडवाइस करूंगा अगर आपके एग्जाम्स आगे हैं तो आप 24 मंथ्स का लें, अदरवाइज 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन तो आप जरूर लें। ग्रुप 1 ग्रुप 2 का सब्सक्रिप्शन फी बिल्कुल सेम है, बट अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो आपको दोनों के टोटल से कम अमाउंट देना पड़ता है, यानी कि प्रोपोर्शनेटली फीस कम हो जाती है। हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका नाम है आइकॉनिक। अगर आप आइकॉनिक को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें 12, 24, 36 मंथ्स का ऑप्शन है। आप कोई भी ऑप्शन इनके अंदर में से ले सकते हैं। आइकॉनिक में ग्रुप 1 ग्रुप 2 का फीस सेम है, बट कॉम्बो में अगर जाते हैं तो 45,497 है 12 मंथ्स का। यहाँ पे लाइव मेंटोरिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें 1:1 डाउट सॉल्विंग रहते हैं और यहाँ पर आपको कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप हम लोगों को भेज सकते हैं। हम उसके वीडियो सोल्यूशन बना के आपको देते हैं। साथ में हम लोग 40, 80, 100% कोर्स कंप्लीशन पर आप लोगों के टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं आइकॉनिक के अंदर। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी। मैं आपको अब मेन पेपर के अंदर लेके चलूंगा। यहाँ से आइएगा, हम लोग पेपर कनेक्ट शुरू कर रहे हैं आपके साथ अब से। SCMP का जो पेपर इस बार आया था, अगर हम देखें तो पेपर इस बार रीजनेबल पेपर था। जुलाई के अटेम्प्ट से अगर कंपेयर करें तो ये पेपर कंपैरेटिवली इजी पेपर है। लेकिन इस बार इंस्टीट्यूट ने थ्योरी बहुत पूछी है, तो आप ये मान लीजिए आपको आने वाले अटेम्प्ट के अंदर थ्योरी जरूर करके जानी है। मैं आपको यहाँ से पेपर को पूरा डिस्कस करूंगा। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जैसे कंपल्सरी होता है वो एज इट इज हमारा एनवायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आया और रीजनेबल क्वेश्चन था। अगर आपने पूरा EMA पढ़ा है तो आप इसको लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिसमें ए पार्ट तो रीजनेबल है, मतलब आप कह सकते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से रिलेटेड है। जो इसका सेकंड पार्ट है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, वहां से पूछा गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखते हैं वो क्वेश्चन ट्रांसफर प्राइसिंग से, पूरे 20 मार्क का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मल्टीनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग से आया था। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें पहला तो स्टैंडर्ड और काइजन का थ्योरी है, एक केस स्टडी हमें दे रखी है, उसमें जो डिफरेंसेस हैं एग्जैक्टली वैसे वैसे से आंसर बनते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका ब्रेक इवन का है जो सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो EVA से रिलेटेड है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, बट इसमें कमेंट SVA के बारे में पूछा गया है। SVA हम लोग बेसिकली कराते हैं, 4 टेक्निक्स होती हैं फाइनेंशियल मेजर्स की, उसके अंदर में से SVA है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखते हैं तो ये ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट पार्ट इस पे 2 बार ऑलरेडी केस स्टडी आ चुकी है, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बनाया गया है। साथ में जो 6th क्वेश्चन है ये स्टडी मटेरियल का एक इलस्ट्रेशन आ गया, उसके ऊपर बाय प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग में है
और लास्ट पार्ट बजटरी। इसको देख के हम बड़े सरप्राइज्ड हैं कि बजटरी से प्रैक्टिकल पूछा गया है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये बजटरी का प्रैक्टिकल नहीं है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही प्रैक्टिकल है। सो लेट्स सी कि यहाँ हमसे और क्या पूछा गया है। मैं आपको फटाफट से इस पेपर को जरा डिस्कस करूंगा आपके साथ, और जो जो पॉइंट्स हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले हम पीछे से चल रहे हैं। मेरे पास सिक्स्थ क्वेश्चन का बी पार्ट है, सिक्स क्वेश्चन डी पार्ट, इसको हम आपके साथ करने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है। K Limited had a profit plan approved for selling 5,000 units per month at an average price of 10. 5,000 यूनिट्स हैं, 10 रुपए पर यूनिट प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है 4, फिक्स कॉस्ट है 20,000, प्लान इनकम 10,000 per month. Due to shortage of raw material, only 4,000 unit could be produced and cost of production increased by 50 paisa per unit. Selling price was raised by 1 per unit. In order to improve production process, an expenditure of 1,000 was incurred for R&D. You are required to prepare performance budget and a summary report for the month incorporating the planned income and actual income variances. आपको परफॉर्मेंस बजट बनाना है। पहले मैं आपको यहाँ पर एक ओरिजिनल बजट बना के दिखाता हूं। क्वेश्चन ने बोला है 5,000 यूनिट्स। आप देखिएगा 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स के लिए सेल कितना होगा? 10 रुपए के हिसाब से 50,000 हो गया। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपीज के हिसाब से 20,000 हो गया। फिर हमें दे रखा है फिक्स कॉस्ट, वो भी 20,000 है। तो आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट हमको हो रहा है वो प्रॉफिट 10,000 है। ऐसा तो क्वेश्चन ने खुद ही हमें बता दिया कि प्रॉफिट 10,000 है। अब हुआ क्या, आप देखिए, एक्चुअल में हमने 4,000 यूनिट ही बनाए क्योंकि रॉ मटेरियल का शॉर्टेज था। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्चुअल 4,000 यूनिट्स बनाए, बट हमने जब उनको सेल करा तो सेलिंग प्राइस इंक्रीज करके 11 कर दिया। साइड बाय साइड हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 50 पैसा पर यूनिट, यानी कि पहले अगर वेरिएबल कॉस्ट 4 थी तो अब 4.5 हो गई। जो फिक्स कॉस्ट है वो 20,000 था, तो 20,000 में अगर 1,000 प्लस कर दें तो 21,000 हो गया। यहां से आप अपना एक्चुअल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मैं एक बार कैलकुलेट करके देखता हूं कितना आंसर आता है। 44,000 सेल्स है, उसमें से 18,000 वेरिएबल कॉस्ट है, 21,000 हमारी फिक्स कॉस्ट है। ये फिगर आती है 5,000। सो प्रॉफिट जो आ रहा है वो 5,000 आ रहा है। अब क्वेश्चन ने यहाँ पे परफॉर्मेंस बजट पूछा है। देखिए परफॉर्मेंस बजट के अंदर आप यहाँ पे बीच में एक स्टैंडर्ड का कॉलम बनाइए, उसमें 4,000 यूनिट के हिसाब से ही बजट को रिवाइज कीजिए, जिसको आप फ्लेक्सिबल बजट के नाम से बुला सकते हैं। जैसे 4,000 इंटू 10 ये सेल्स हो गई, इंटू 4 ये वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। तो प्रॉफिट कितना आता है? 4,000। प्रॉफिट आता है 4,000। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो परफॉर्मेंस नो डाउट आपकी बेहतर है, क्योंकि जो 4,000 प्रॉफिट होना चाहिए था 5,000 हमने कमाया है। बट अगर हम इसको बजट से कंपेयर करते हैं तो परफॉर्मेंस गिर रही है क्योंकि यूनिट्स कम बिक रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ने कहा है आपने प्लान्ड इनकम, एक्चुअल इनकम वेरिएंसेस बताने हैं, यानी कि ये प्लान्ड है और ये एक्चुअल है, इसके वेरिएंसेस निकालने हैं। तो वेरिएंसेस में आप देख सकते हैं जो सेल्स है वो 6,000 रुपए से कम हो रही है। जहां तक वेरिएबल कॉस्ट है 20,000 18,000, इसमें 2,000 का सेविंग है और ये 1,000 का एडवर्स। आप कह सकते हैं इन लोगों ने सेलिंग प्राइस बढ़ाया, इसकी वजह से सेल्स क्वांटिटी कम हुई। सेलिंग प्राइस बढ़ाने के पीछे रीजन हो सकता है इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी है, बट प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ाने के साथ साथ इन्होंने R&D पे भी 1,000 रुपए का खर्चा किया है। तो इस तरह से आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट एक बना सकते हैं, जिसके अंदर हम ये बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है। आप देखिएगा
सेलिंग प्राइस बढ़ा, इसकी वजह से क्वांटिटी कम हो गई है और साथ में कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो एक अच्छा क्वेश्चन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। इसका जो पहले वाला एक क्वेश्चन है, ये अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली ये आईसीएआई का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में ना अगर देखें तो थोड़ा सा एक मिस्टेक है। अब जो सोल्यूशन ऐसे में दे रखा है, मैं एग्जैक्टली आपको वैसे करवा देता हूं। देखिए, XYZ is engaging in production of 3 joint product XYZ. Product Z has a realizable value of 42 if it is proposed further after separation point. Otherwise, Z has no realizable value. The cost attributable to Z up to separation is 70, जिसमें वेरिएबल फिक्स दे रखा है। टू प्रोसेस फर्दर आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेपरेशन द कॉस्ट इनकर्ड इज 30, जिसमें वेरिएबल 20 है और फिक्स 10 है। बिफोर टेकिंग अ डिसीजन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ Z ऑन सम अदर इशू, कंपनी सीक्स योर एडवाइस। द इश्यूज आर एडवाइस वेदर जॉइंट प्रोडक्ट Z शुड बी प्रोसेस फर्दर और नॉट। देखिए, अगर आप उसको स्प्लिट ऑफ पे बेच देते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको कुछ भी नहीं मिलना, एज नो सेलेबल वैल्यू, जीरो। और जो ये 70 की कॉस्ट इसने दे रखी है ना, ये बेकार है क्योंकि सम कॉस्ट है, ये ऑलरेडी लग चुकी है। बट अगर आप इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं तो वहां पे सेल प्राइस आपका है 42 और आपकी फर्दर जो कॉस्ट लग रही है उसके दो पार्ट्स है, वेरिएबल और फिक्स्ड, एक 20 और एक 10। तो आपको 12 रुपए का प्रॉफिट है। तो हम इसमें कहते हैं आपको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, यहाँ पे आपको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। अब क्वेश्चन कहता है, इफ प्रोडक्ट Z इज नॉट जॉइंट प्रोडक्ट, व्हाट इज योर एडवाइस रिगार्डिंग इट। वो कहते हैं अगर ये जॉइंट प्रोडक्ट नहीं होता तो आपकी क्या एडवाइस होती। देखिए, ऐसे में हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 42 है माइनस कॉस्ट। इसमें हम पहले वाली कॉस्ट भी कंसिडर करेंगे और अब वाली कॉस्ट भी कंसिडर करेंगे, यानी कि प्री और पोस्ट दोनों। ऐसे में 18 का लॉस होता है। तो अब हम कहेंगे इसको फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए। स्टडी मटेरियल ने ऐसा ही किया है, इधर फिक्स कंसिडर किया है और इस वाले पार्ट में उन्होंने फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया। बट मेरे को लगता है अगर आप इसी तरह से आंसर लिख कर आते हैं देन यू विल गेट द बेस्ट आंसर्स, बेस्ट मार्क्स। आइए, जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके दो पार्ट्स हैं। यहां पे आप देखिएगा, पहला पार्ट, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ओईई का, लीन सिस्टम से पूछा गया है। लिखा है, सकारा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स स्पेयर पार्ट फॉर प्रोडक्शन, इट यूजेस मेनी मशीन्स, it supplies following information pertaining to one of the YT machine used by it for the month of September 2021. Total production दे रखा है 3000, number of unit accepted है 2860। इसका मतलब बाकी जो है वो डिफेक्टिव है। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है। एक्चुअल टाइम वर्क ड्यूरिंग 240 आवर्स, टाइम लॉस्ट इज 35 आवर्स। रिक्वायर्ड, आइडेंटिफाई सूटेबल अप्रोच टू मेजर द टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। आपको एक सूटेबल अप्रोच बतानी है, तो सूटेबल अप्रोच में आप कह सकते हैं ओईई, ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, ये मशीन के रखरखाव अपकीप के बारे में बताता है। फिर कहते हैं लिस्ट द लॉसेस टू बी आइडेंटिफाइड टू मेजर मेंटेनेंस परफॉर्मेंस। देखिए, जब भी हम मशीन के साथ डील करते हैं तो हमें कुछ लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस की वजह से मशीन का अवेलेबल टाइम कम हो जाता है, परफॉर्मेंस टाइम कम हो जाता है और साथ में क्वालिटी के ऊपर फर्क पड़ता है। ये सारे लॉसेस 3 तरह के होते हैं जिनको हमें यहाँ पे मेंशन करना था। इसका सेकंड पार्ट अगर हम पढ़ के देखें, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस परफॉर्मेंस फॉर द मशीन अंडर दिस। आपको ओई निकालने के लिए बोला गया है। इसमें 3 रेशियोज निकालते हैं, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी। अब अवेलेबिलिटी में देखिए 240 आवर्स हमने काम किया है, साथ में 35 आवर्स हमारे वेस्ट हो गए, तो हमारे पास जो अवेलेबल टाइम था वो 275 था। परफॉर्मेंस के अंदर हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 200 है,
बट वी वर्क फॉर 240, ये परफॉर्मेंस आ जाएगा। और क्वालिटी के अंदर गुड यूनिट्स डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स इनटू 100। जब आप OEE निकालेंगे तो ये वर्ल्ड क्लास OEE जो 85% है उससे कम आएगा, ये वर्ल्ड क्लास OEE के जितना नहीं आएगा। आप इंडिविजुअल भी कमेंट कर सकते हैं कि ये एक मोर देन 90 होना चाहिए, मोर देन 95 होना चाहिए, मोर देन 99 होना चाहिए। मैंने इसको कैलकुलेट करके देखा था, ये जो रेशियोज आ रही हैं कम आ रही हैं, तो आप कह सकते हैं इनकी वर्ल्ड क्लास OEE नहीं है। मशीनों का मेंटेनेंस इनको मांगता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये सब इनको करना चाहिए। Evaluate effectiveness of maintenance of machine if world class OEE index is इतना। अगर 85 के ऊपर है इसका मतलब आपका मशीन का मेंटेनेंस ये बहुत बेहतर है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट था ये एक थ्योरी का क्वेश्चन बनाया गया है, देखते हैं क्या लिखा है। टैक्स एडवाइजर एसोसिएशन is a NPO with object of skill development of professional in the area of accounts, taxation, management. TAA believes that there is great demand of person with perfect skill for handling the affairs of NPO of organization like itself, which may be engaged in similar other charitable object like healthcare, education, community development, etc. TEA recognizes the need of strategic management of entities in not-for-profit sector so that the true purpose of committing funds to such charitable object is effectively achieved. Funds may be obtained from donors, subscribers, surplus from internal activities or not-for-profit entities. TAA also recognizes the underlying object of these not-for-profit entities is not to earn profit and distribute dividend to the member. Hence, performance evaluation using financial measure like profitability, return on assets, economic value added, RI are not relevant. Since the objective of shareholder wealth maximization is not relevant, in spite of that, management wants to know the need of performance measurement of not-for-profit entities and scope for same. Hence, management raises the following issue. Starting का तो generalized theory है। पहला part है explain the object of not-for-profit entities. इनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली चैरिटी प्रोवाइड कराना होता है, प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, रिलीजन, कल्चर। इन मोटिव से ये लोग सेटअप होते हैं, प्रॉफिट मोटिव इनका नहीं होता। डिस्कस इन ब्रीफ द रीजन व्हाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज। देखिए, जो नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज होती हैं इनको मेनली डोनेशन के थ्रू इनकम होती है, रिसिप्ट्स होती हैं। अब जो पैसा डोनेट कर रहा है उसको दिखाना पड़ता है कि इस फंड्स को हम अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे, अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है उस पर खर्च कर रहे हैं। तो टू गिव देम सेटिस्फैक्शन कि आपके पैसे का बेहतर यूज हो रहा है, हमें ये सब करना पड़ता है। तो इस चीज को बोलते हैं रिक्वायरमेंट। ये एक रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट द चैलेंजेस। रियली स्पीकिंग, जब हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं एनपीओ की तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एक तो इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम नहीं करते। दूसरा, जो इनके रिजल्ट्स हैं उनको आने में काफी सारा टाइम लग जाता है। वो स्पेंडिंग आज कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आने में टाइम लग जाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने हॉस्पिटल बनवाया, ऑपरेशन थिएटर बनवाया, बट उसका जो बेनिफिट है वो इंस्टेंट नहीं आएगा, कुछ टाइम के बाद आएगा, और उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना बहुत मुश्किल रहता है। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव के साथ ये रहते हैं। नेक्स्ट, एनालाइज वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसमें 3 फ्रेमवर्क होते हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी का मतलब है कम पैसे में अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। एफिशिएंसी का मतलब है कम समय में, और इफेक्टिवनेस का मतलब आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाया था क्या आपने वो अचीव किया। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड कैन बी अप्लाइड फॉर एनपीए। देखिए, बैलेंस स्कोर कार्ड में आप वहां पे देखा करते थे 4 स्टेक होल्डर या 4 पर्सपेक्टिव हुआ करते थे। वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए था। नॉन फाइनेंशियल के अंदर हम यहाँ पर शेयर होल्डर की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखते, बल्कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको हम सर्विसेज दे रहे हैं उनके सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं कि वो कितने सेटिस्फाइड है। तो यहाँ फाइनेंशियल की बजाय जिन लोगों को हम चैरिटी दे रहे हैं उनके सेटिस्फेक्शन को मापते हैं।
मैं आपको यहां से आगे लेके चलता हूं, आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये काइजेन और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर बनाया गया है। बेल इंजीनियरिंग located in Yanam contemplating the introduction of cost reduction measure is tilting towards introduction of Kaizen costing in the organization. As someone who is having an expert awareness on management accounting, you have been asked to suggest the management on the move. Some of your colleagues are questioning the management about differences between the stand costing and Kaizen costing, as there is not much of difference between Kaizen and value engineering. Business process as well. You are required to discuss any 5 difference between stand costing and Kaizen costing as a reply to colleague. देखिए, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है काइजेन। सबसे पहला, यहां पे हम जो टारगेट्स बनाते हैं वो एटलीस्ट एनुअल बेसिस पे बनाते हैं। यहां पे वही चीज मंथली बेसिस पे बनती है। सेकेंड, हम लोग परफॉर्मेंस इवेल्युएशन और वेरिएंस कंप्यूटेशन आमतौर पे मंथली बेसिस पे करते हैं। यहां पे वही चीज हम वीकली बेसिस पे करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कॉस्ट कंट्रोल का होता है। कॉस्ट कंट्रोल, और यहां पे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो कॉस्ट रिडक्शन का होता है। कॉस्ट रिडक्शन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम बेसिकली वेरिएंसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। वेरिएंसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, और काइजेन के अंदर जो टारगेट्स होते हैं, जो हम स्मॉल टारगेट्स रखते हैं, अगर उनको अचीव नहीं कर पाते तो उनके रीजन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहां पर हम कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल, और यहां पर स्टैंडर्ड वर्सेस टारगेट। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप कह सकते हैं। काइजेन में, अच्छा एक और डिफरेंस लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड बेसिकली जो सेट करता है वो टॉप मैनेजमेंट करता है, लेकिन काइजेन के अंदर जब हम इंप्रूवमेंट करने जाते हैं तो हम हर वर्कर को इन्वॉल्व करते हैं। ये भी एक डिफरेंस आप लिख सकते हैं। आइए, बी लिमिटेड इज कंसिडरिंग एक्सपेंशन, fixed cost amount to 4,20,000, expected to increase by 125 when plant expansion is completed. Present production capacity is 80,000 units per year. Capacity will increase by 50% with expansion. देखिए, जो फिक्स कॉस्ट है वो 420 है। एक बार देखें कि कितने से इंक्रीज हो रही है। 125 से। तो 420 में अगर हम 125 प्लस कर देते हैं तो ये आ जाता है 545। जो हमारा कैपेसिटी है वो 80,000 है, और ये इंक्रीज होके 120 हो रहा है। वेरिएबल कॉस्ट है 6.80। वेरिएबल कॉस्ट आर 6.80, expected to go down by 0.50 with expansion. कई बार मटेरियल परचेज पे डिस्काउंट मिल जाता है। सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 16, यहां कुछ मेंशन है 16 रहेगा। अच्छा लिखा है सेम अंदर ऑल्टरनेटिव। ब्रेक इवन पॉइंट बताना है, तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और यहां पर फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। रिकमेंड द बेटर ऑल्टरनेट। इसके अंदर आप एक काम कीजिएगा, जब बेटर ऑल्टरनेट बताएं तो यहां पे कैपेसिटी से इसको लिंक कीजिएगा।
यानी कि आप बीईपी परसेंटेज निकालिएगा, जिसका बीपी परसेंटेज लेस आए आप उसको बेटर बताइएगा, क्योंकि इसका मतलब है वहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। सेल के दो भाग होते हैं, एक ब्रेक इवन, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जितना ब्रेक इवन कम होगा उतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा। तो इस तरह का कमेंट आप दे सकते हैं इसके अंदर। इसका थर्ड पार्ट है, एनालाइज एनी 5 फैक्टर कंट्रीब्यूट फॉर अ लो कस्टमर प्राइस सेंसिटिविटी। ये क्वेश्चन प्राइसिंग चैप्टर से पूछा गया है। प्राइस सेंसिटिविटी, इसका मतलब होता है प्राइस बदलने से कस्टमर के बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ता है। तो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, जैसे एक होता है यूनिक वैल्यू इफेक्ट। जितना ज्यादा प्रोडक्ट यूनिक होगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस सेंसिटिविटी लो होगी। एक होता है डिफिकल्ट कंपैरिजन। काफी सारे प्रोडक्ट हैं, उनको हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मोबाइल के प्लान्स होते हैं या पॉलिसी बाजार पे इंश्योरेंस होता है, तो वहां पे अगर प्राइस बढ़ता भी है तो सेंसिटिविटी लो होती है। एक होता है इन्वेंट्री इफेक्ट। मान लीजिए इन्वेंट्री हम कैरी नहीं कर पा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, तो सेंसिटिविटी लो होती है। एक होता है शेयर्ड कॉस्ट। मान लीजिए कॉस्ट कोई और बेयर करेगा, तो वहां प्राइस सेंसिटिविटी लो होती है, प्राइस बढ़ता है तो फर्क नहीं पड़ता। एक होता है टोटल एक्सपेंडिचर इफेक्ट। हम इनकम का एक छोटा प्रपोर्शन किसी पर्टिकुलर चीज पे खर्च कर रहे हैं, अगर उसका दाम बढ़ता भी है तो प्राइस सेंसिटिविटी लो रहती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो नेगले ने आइडेंटिफाई किए थे, प्राइसिंग चैप्टर के अंदर आपको ये दे रखे हैं। इसके बाद मैं आपको यहां से आगे लेके चलूंगा। क्वेश्चन सी पार्ट, ये ईवीए का क्वेश्चन है। एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में भी दे रखा है, बट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लाइफलाइन लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन: शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेब्ट, ट्रेड पेबल। अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो उसमें इन तीनों को टोटल कर दें। देखिए कितना आता है, 440, 630 प्लस 60, इट्स कमिंग 1130। नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दे रखा है, आप सीधा इसमें से टैक्स माइनस कर दें 30%, तो नो पैट आ जाएगा। नो पैट आ गया 770। अब आपको वैक निकालना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब होता है केई, और यहाँ कॉस्ट ऑफ डेब्ट दे रखा है, तो ये ऑलरेडी केडी है। अगर क्वेश्चन इंटरेस्ट परसेंटेज बताता तो फिर हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स निकालते, और वो कैसे निकालते, इस तरह से देखिए, इंटरेस्ट 1 माइनस टी करके। बट जब कॉस्ट ऑफ डेट्स वर्ड यूज कर दिया तो ये ऑलरेडी पोस्ट टैक्स है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आप यहां से ये पता लगाइए कि आपका वैक कितना है। हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक है इक्विटी और एक डेब्ट्स अमाउंट। इक्विटी के अंदर आप रिजर्व सरप्लस को प्लस कर लें, 440 प्लस 630, 1070, और डेब्ट्स को अलग रख दें 60, 1130 हो गया। अब आप वेट्स निकाल लें कि कितना प्रपोर्शन है। 1070 को आप डिवाइड कीजिए 1130 से, इट्स कमिंग 0.946, और 60 कितना हो गया, 0.053 ऐसे। या एक काम करते हैं, इसको 0.95, इसको 0.05 कर देते हैं। कॉस्ट हमें पता है, आप ये करेंगे तो राउंड ऑफ में कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी की कॉस्ट है 12% और डेब्ट्स की है 6। अब आप यहां से केओ निकाल सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी कि सिग्मा डब्ल्यू इंटू के, ये आपका ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगा। अब ईवीए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नो पैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू वैक, यहां से आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ जाएगा, जो बेहद सिंपल क्वेश्चन नजर आता है, 4 मार्क के हिसाब से बिल्कुल ठीक दिया गया है। आइए अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन ट्रांसफर प्राइसिंग का है। एक अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बनाया है इसके ऊपर, और मिलते जुलते क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में भी है। देखिए क्या लिखा है,
ABC Limited harvest and process roast cocoa beans. The company has two divisions. Division A in country X, it harvests and process cocoa beans. The processed beans are sold to Division B and external customers. Division B is located in country Y. It roasts processed cocoa beans and then sells to external customers. देखिए, दो डिवीजन हैं, एक तो है ए, एक बी। पहला डिवीजन कंट्री एक्स में है और दूसरा डिवीजन कंट्री वाई में है। एक एक्स में है और दूसरा कंट्री वाई के अंदर है। ये लोग क्या करते हैं, कोकाया बीन्स इसको प्रोसेस करते हैं, बाहर भी बेचते हैं और अंदर भी ट्रांसफर करते हैं। ये प्रोसेस कोकाया बीन्स इनको दे देते हैं, फिर ये लोग क्या करते हैं, इसको रोस्ट करते हैं। रोस्ट और फिर आगे सेल करते हैं। दिस सेल आउटसाइड। दोनों कंट्रीज में टैक्स रेट अलग अलग है। कैपेसिटी 2000 है, एक्सटर्नल डिमांड 16 और इंटरनल 1250। इसका मतलब दे आर शॉर्ट ऑफ कैपेसिटी, इनको एक मार्केट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस है 22,000, वेरिएबल कॉस्ट है 14,000, फिक्स कॉस्ट इतना। यहाँ पे सेल है 1000, मार्केट सेलिंग प्राइस 40,000। The production of 1 ton of roasted cocoa beans require an input of 1.25। इसका मतलब अगर डिवीजन ए 1.25 टन देता है तो वो 1 टन बनाता है, तो 1000 टन बनाने के लिए यहां से जो ट्रांसफर होना चाहिए वो 1250 होना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ रोस्टिंग इज 4000 पर टन ऑफ इनपुट प्लस इतना। ये फर्दर कॉस्ट दे रखी है 4000 प्लस फिक्स कॉस्ट 40। अब ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, डिवीजन ए मस्ट सेटिस्फाई डिमांड फ्रॉम डिवीजन बी फॉर प्रोसेस कोकाया बीन बिफोर सेलिंग टू एक्सटर्नल कस्टमर। द ट्रांसफर प्राइस इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस 10%। टैक्सेशन एक कंट्री में 45 है, एक में 25 है। पहला पार्ट सिंपल है, prepare a statement that show budget profits after tax for next year for each of the two division. Profit statement should show sales and cost split into external and internal sale wherever applicable। उसको पता है कि फिक्स कॉस्ट को हम स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए wherever applicable बोल दिया है। आप एक चीज देखिएगा, हमारे पास 2000 टन्स की कैपेसिटी है, इसमें से 1250 हम अंदर बेचेंगे और रेस्ट 750 हम एक्सटर्नल सेल करेंगे। अगर डिवीजन एक्स की बात करें, एक तो होगी आउटसाइड सेल और एक होगा इंटरनल ट्रांसफर। यहां पे लिखेंगे सेल ऑब्लिक ट्रांसफर प्राइस 750 22,000 के हिसाब से और 1250 वेरिएबल कॉस्ट में 10% जोड़ दो। जैसे 14,000 दे रखा है तो 1400 और प्लस कर दो, सो इट विल कम 15,400। वेरिएबल कॉस्ट अब दोनों की अलग अलग दिखाई है, 750 इंटू 14,000 और यहाँ पे 1250 इंटू 14,000। यहाँ से आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन कितना आता है, ये टोटल फिगर आ जाएगी। उसमें से आप फिक्स कॉस्ट टोटल के कॉलम से माइनस कीजिए 60 लाख। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इस पे 45% टैक्स लगेगा। आंसर इज पैट, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसी तरह से अगर आपको डिवीजन बी का निकालना है तो वो 1000 बेच रहे हैं 40,000 में। ट्रांसफर कॉस्ट, ये जो पहले वाले का सेल था वो इसका कॉस्ट बनेगा, साथ में 4000 वेरिएबल कॉस्ट भी है, इसके बाद फिक्स कॉस्ट भी है, पीबीटी आ जाएगा, टैक्स और पैट। टैक्स रेट यहाँ पे कम है, 45% कंट्री एक्स में है, वाई में आई थिंक टैक्स रेट कम था 25%, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं।
लिखा है डिस्कस द एक्सपेक्टेड टैक्स कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ एबीसी ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी। देखिए यहाँ पे अगर इनकम टैक्स पढ़ रहे होते तो एएलपी बीच में आ जाता, आर्म्स लेंथ प्राइस, बट यहाँ उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं जैसे कंट्री एक्स में टैक्स रेट ज्यादा है, तो इन्होंने पूरी पूरी कोशिश करी है कंट्री एक्स में प्रॉफिट कम लाने की। वो इसलिए क्योंकि जो ट्रांसफर हो रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट प्लस 10% पर हो रहा है, जबकि आउटसाइड प्राइस 22,000 है। तो अगर हम अपना ट्रांसफर प्राइस कम रखेंगे तो हमारा प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक कम आएगा, लेकिन जो खरीद रहा है उसकी परचेस कॉस्ट कम हो गई, वहां प्रॉफिट बढ़ेगा, हमें उसकी चिंता नहीं है क्योंकि वहां टैक्स कम है। तो एक तरह से इन्होंने इस तरह से प्लान किया कि कंट्री एक्स की इनकम कम, हाई टैक्स है तो टैक्स कम देना पड़े। कंट्री वाई के अंदर हम लोगों को इनकम बढ़ जाए कोई बात नहीं क्योंकि वहां टैक्स रेट कम है। तो टैक्स कॉन्सिक्वेंसीज ये इस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि कम टैक्स पे कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट दैट शो बजट कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं निकालना, सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकालना है। That would be earned by each of two division if ABC head office change its policy to state transfer must be made at opportunity cost। जो ट्रांसफर है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे किया जाएगा। Your statement should show sales and cost split into external internal wherever possible। और हमें स्प्लिट करके दिखाना है। मैं बताता हूँ इसमें आप कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए जैसे जो डिवीजन ए था उसकी कैपेसिटी आपने देखा 2000 टन्स की थी कैपेसिटी, उसका बाहर का जो सेल है वो 1600 था, मतलब 1600 वो कर सकता था। तो अब देखिए उसके पास जो सरप्लस कैपेसिटी है वो 400 टन्स की है, डिवीजन बी को 1250 चाहिए। तो ये पता है क्या बोलेगा, देखो जो 400 है उसकी तो मेरी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, मैं 14,000 पे दे दूंगा, लेकिन जो बाकी का 850 बचेगा वो मैं वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ये ऐड करके दूंगा। ये कैसे आया, आउटसाइड मार्केट में सेल प्राइस है 22,000, वेरिएबल कॉस्ट है 14,000, तो आप देखते हैं कंट्रीब्यूशन इज 8,000। इस तरह से तो हम 850 को 22,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल ट्रांसफर प्राइस आ जाएगा। अब आप इनका कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो दोनों केसेस में। इसमें मेरे को लगता है फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं करनी, टैक्स इफेक्ट भी नहीं देना, सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकाल के छोड़ना है। नेक्स्ट पार्ट, discuss two behavioral issues that could arise as a result of head office of ABC imposing transfer price instead of allowing division manager to set the price। हेड ऑफिस प्राइस सेट कर रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला 14,000 प्लस 10%। पहला जो ट्रांसफरिंग डिवीजन है ना वो डीमोटिवेटेड फील करेगा। उसका रीजन है जब उसका प्रोडक्ट बाहर बिक सकता है तो उसको बोला गया कि आप बाहर ना बेचें, आप इंटरनल ट्रांसफर करें, वो भी कम प्राइस पे करें। तो इससे क्या है, उसका मोराल मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा, और अगर उसकी परफॉर्मेंस प्रॉफिट सेंटर की तरह मेजर की जा रही है तो ऐसे में उसके प्रॉफिट्स कम आएंगे और उसका एक फ्रिक्शन पैदा हो सकता है रेसिपिएंट डिवीजन के साथ। एक तो ये, दूसरा जो रेसिपिएंट डिवीजन है वो तो बहुत खुश फील करेगा क्योंकि जहां से प्रोडक्ट मिल रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट से स्लाइटली अबव मिल रहा है, इससे कम में आई थिंक उसको नहीं मिल सकता, तो वो तो इस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहेगा लॉन्ग रन के अंदर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ टैक्सेशन, इंपोर्ट ड्यूटी, डिविडेंड प्ले रोल व्हाइल डिटरमाइनिंग इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। देखिए टैक्सेशन में तो आप वही लिख सकते हैं
अगर एक कंट्री में टैक्स ज़्यादा है तो वहाँ पर इनकम कम जनरेट अगर हम करें तो टैक्स सेव हो सकता है। इम्पोर्ट ड्यूटी, जो रेसिपिएंट है वहाँ पे जब ये प्रोडक्ट आता है तो उन लोगों को इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। तो ऐसे में जो ट्रांसफर प्राइस है वो इम्पोर्ट ड्यूटी को कंसिडर करते हुए निकाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंट्री वाई, वो ये कहते हैं कि हमें वहां से लोकल ये चीज सपोज 10 रुपए में मिल जाती है, लेकिन अगर हम आपसे मंगाते हैं तो हमें 2 रुपए इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। तो वी कैन पे मैक्स टू मैक्स 8 रुपीज, हम ज्यादा से ज्यादा आपको 8 रुपए ही दे सकते हैं। इसी तरह टैक्सेशन, जब एक्स कंट्री वाई को देता है तो वो ये कहता है जी मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो जो है वो ये है, प्लस मेरे को प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर इनके यहाँ एएलपी लगता है तो टैक्स एएलपी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और मान लीजिए एएलपी नहीं है तो जो भी इनका ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग टैक्स निकाल देंगे। एक दे रखा है डिविडेंड। एक्चुअली इस पॉइंट के बारे में ना मेरे को भी ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि इसका पॉइंट पूरे स्टडी मटेरियल में कहीं पे भी नहीं दे रखा। मैंने कुछ गूगल पे सर्च भी करने की कोशिश करी, बट डिविडेंड और इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइस का कोई लिंक नहीं है। तो एक बार ही सजेस्टेड आंसर आ जाए उसको देख के फिर मैं आपको एडवाइस कर दूंगा कि कैसे करना है। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पहले हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। बी पार्ट देखिए 4 नंबर का। द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड कीप अ कस्टमर and customer lifetime value is a prediction of net profit attributed to future relationship with a customer. In the light of this statement, recommend the step to ascertain CLV, customer lifetime value. सबसे पहले आप कस्टमर के सेगमेंट्स बनाएं कि आपके पास कौन कौन से कस्टमर्स आते हैं। उन कस्टमर्स से पूरे लाइफ में कितना रेवेन्यू आएगा, उन कस्टमर को सर्व करने में कॉस्ट कितनी लगेगी। अब आपको एक प्रॉफिट मिल जाएगा, आप एक डिस्काउंटिंग फैक्टर के बेसिस पे उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप से, उस पर्टिकुलर कस्टमर से आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू निकालने के लिए सेगमेंट्स बनाइए, रेवेन्यू को प्रेडिक्ट कीजिए, कॉस्ट को कैलकुलेट कीजिए, प्रॉफिट निकालिए और एक डिस्काउंटिंग फैक्टर के बेसिस पे उसको डिस्काउंट कर दीजिए। नेक्स्ट, the whole concept of CLV revolve around the 4 terms. कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी बेसिकली जब निकालते हैं तो ये 4 टर्म्स आती हैं। कस्टमर सिलेक्शन का मतलब है हमें किन किन कस्टमर्स को सामान बेचना है, हमें उनको कैसे टारगेट करना है। एक्विजिशन, एक्विजिशन के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन मीडिया कैंपेन चला सकते हैं। कस्टमर रिटेंशन, उनको बेहतर क्वालिटी देना, अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना। कस्टमर एक्सटेंशन मतलब उनको ज्यादा सामान बेचना, अगर वो प्रोडक्ट ए लेने के लिए आया तो उसको बी भी दे देना, क्रॉस सेल कर देना, ये सब एक्सटेंशन में आता है। ये एक नया आइटम पूछा गया है डी पार्ट के अंदर। कंसिडर डिफरेंट सिनेरियो लिस्टेड बिलो एंड कैटेगराइज देम टू मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म ऑफ CLV एज मेंशन्ड इन सबसेक्शन C above. You are required to mention the appropriate term only and don't need to explain. जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, पहला पॉइंट पढ़ के देखते हैं। A company producing environmentally friendly product sending emails to customer to tell them how much less carbon dioxide they have produced by using the company's product. ये अपने कस्टमर्स को बेच रहे हैं ईमेल। इसका मतलब वो ऑलरेडी कस्टमर तो हैं बट अभी उसको रिटेन करना चाहते हैं, रिटेंशन। ये रिटेंशन के अंदर आएगा। वो उनको अपने पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहे हैं जिससे कि वो लोग इन्हीं से सामान खरीदें। सेकेंड, मार्केटिंग मैनेजर ऑफ लार्ज MNC says that the service product experience personalization and paramount nowadays if you want to customer to be happy and spend more on your business in the long run. ये भी रिटेंशन की बात है। अगर आप चाहते हैं कि ग्राहक लॉन्ग रन में आपसे सामान खरीदे, खर्चा करे, तो आपको उसको खुश रखना पड़ेगा।
So you need, if you want to retain the customer, then make them happy. Third है, a telecom company develop a movie app that could attract customer towards premium plan service from basic plan. ये एक्सटेंशन है, आप उनको अपसेल कर रहे हैं. Fourth, a business looking to buy a website domain would, as a natural choice, likely to be interested in web hosting and privacy protection. ये भी अपसेल है, मतलब आप उनको एक क्रॉस सेल है, एक्सटेंशन के अंदर आ जाएगा. Fifth, a company is keeping small list of popular product on the sidebar of web page. This allow customer to see most of the popular product when they are browsing the website. ये आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, सो बेसिकली यू वांट टू एक्वायर द कस्टमर, जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो आ जाएंगे. नेक्स्ट, द मार्केटिंग मैनेजर cautions his team, don't overwhelm potential customer with too many choice, otherwise you run the risk of customer abandoning the cart. बहुत ज्यादा चॉइस मत दो, अदरवाइज कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है. तो कहीं ना कहीं ये एक्विजिशन से रिलेटेड है. नेक्स्ट, SG analysis team aggregated the customer and transaction data for the last 7 to 10 years of rival company. राइवल कंपनी के ट्रांजैक्शन डेटा को देख रहे हैं. नाउ SG analyst then ranked all customers based upon weighted score calculated using 10 different matrices. कस्टमर सिलेक्शन, राइवल कंपनी के डेटा के बेसिस पे अब वो कस्टमर सिलेक्ट करेंगे. मिस्टर चरण, PhD aspirant doing dissertation on the role of advertising says that to be successful in 21st century, advertiser must find creative way to transform customer into a long life purchaser and die-hard advocates जो आपकी तारीफ करें. The lifetime value of loyal customer far exceeds any short-term buzz generated by a one-time promotion gimmick. ये एक्विजिशन की बात कर रहे हैं. अगर आपको कस्टमर को एक्वायर करना है तो आपको ये सब काम करना पड़ेगा. इसमें मेरे को थोड़ा थोड़ा ना रिटेंशन भी लग रहा है. मतलब अगर आप उनको बेहतर सर्विस देंगे तो वो कंटिन्यूअस आपसे सामान खरीदते रहेंगे. तो कहीं ना कहीं एक्विजिशन रिटेंशन एक बार जब सजेस्टेड आ जाएगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी इसके ऊपर. अब मैं आपको लेके चलता हूं इसमें. सेकेंड क्वेश्चन, Sunit Automobiles Limited is engaged in production and sale of premium segment bike under the brand name Sunstar. It also manufactures related auto component including spare parts. The company operates a state-of-the-art service network covering all parts of country to take care of after-sales services maintenance of bike. Based on buying preference and culture, the company categorizes loyal customer into two categories: good and excellent. Relevant detail: good. One bike for every 5 years. सेलिंग प्राइस दे रखा है, सर्विस मेंटेनेंस चार्जेस पर बाइक. एक्सीलेंट, 7 बाइक एज अ होल फ्रॉम द डेट ऑफ बाइंग फर्स्ट बाइक. सेलिंग प्राइस और यहाँ पे गिवन है मेंटेनेंस चार्जेस. प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है सेल पर 25. एक बार पीछे लेकर आता हूँ. यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा 1,25,000 और यहाँ पे 1,50,000. इसके बाद मेंटेनेंस पे 60-65% प्रॉफिट मार्जिन. 60%, 60,000 हो गया. 1,20,000 का 65%. एक बार चेक करते हैं कितना आता है. 78,000. आगे देखिए. Age analysis of customer undertaken by SCL reveals a general statistical estimate that a person may become the first customer by buying a bike when he attains 20 years of age and remains riding the bike until he reaches the age इतना. 20 साल की एज में वो बाइक खरीदेगा और 40 इयर्स की एज तक
3 मंथ तक वो बाइक चलाएगा। इट इज ऑब्जर्व गुड कैटेगरी कस्टमर वुड नॉट प्रेफर वेटिंग टू परचेज द बाइक बियॉन्ड 5 years। मतलब वो वेट नहीं करेगा, एग्जैक्ट 5 साल होते ही बाइक खरीद लेगा। कैलकुलेट द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ गुड कस्टमर हु इज 20 years ऑफ एज। अब देखिए, पहली बाइक वो 20 ईयर में खरीदेगा, दूसरी 25 में, फिर 30 में, फिर 35 में, फिर 40 में, टोटल 5 बाइक खरीदेगा। लेकिन आप एक चीज देखिए, जब वो 5 बाइक खरीदेगा तो आखिरी बाइक को कम ही चला पाएगा। पीछे लेके चलते हैं एक बारी। इनकम निकालनी है तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। आपको एक बाइक के बारे में प्रॉफिट दे रखा है और एक बाइक का सर्विस से कितना इनकम होगा वो गिवन है, तो आप वो यहाँ पे ले सकते हैं। सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ एक्सीलेंट कस्टमर हु इज 25 years ऑफ एज। जो एक्सीलेंट कस्टमर है उसका डेटा में अलग से दे रखा है। वो कह रहा है 7 बाइक एज अ होल खरीदेगा, तो आप 7 बाइक का प्रॉफिट और 7 बाइक का रिपेयर मेंटेनेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, Sunaina, holding an international management degree and daughter of managing director who has taken up the position of executive director, recently came up with an idea of engaging a national cricket icon to promote the bike. This brand endorsement should cost the company 10 crores over a period of time. Sunaina, a conservative analyst by nature, perceives that brand endorsement is likely to turn 500 customer who attains 30 years of age, who are bound to otherwise good customer into excellent। 30 years की एज में वो गुड से एक्सीलेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, गुड से एक्सीलेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि रेस्ट 10 years 3 months, नाउ दे विल बी एक्सीलेंट कस्टमर्स। अब आप देखिए, वो जो 22 खरीद रहे थे 25 साल की एज से लेके 40 years 3 months तक वो 7 बाइक्स खरीद रहे थे। आप उसी प्रपोर्शन में देखिए कि वो 30 साल की उम्र से लेकर 40 years 3 months तक कितनी बाइक खरीदेंगे। तो आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, आप मंथ्स के हिसाब से कर सकते हैं। 25 साल से लेके 40 years 3 months तक 7 बाइक्स हैं, तो 30 years से लेके 40 years 3 months तक कितना, अकॉर्डिंगली उनका रेवेन्यू 500 कस्टमर के हिसाब से और 10 करोड़ माइनस करके चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एडवाइस द मैनेजमेंट ब्रांड एंडोर्समेंट। बाकी ये इसके कुछ पार्ट्स हैं, वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसमें एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन बचा है ईएमए का, मैं इस वीडियो में उसको डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, बट हम लोग स्पेशल क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं अनअकैडमी में, उसके अंदर हम आपके साथ स्टार्टिंग से ले लेंगे, आप वहां पे आके उसको देख सकते हैं। अदरवाइज ईएमए का डायरेक्ट केस स्टडी था, वो आप बड़ी आसानी से खुद भी कर सकते हैं। हम आज के इस सेशन में इतना ही करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर, गुड डे and all the very best for your result।